हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड के एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर 2020 का सलूशन डिस्कस करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर के सलूशन की प्रैक्टिस करेंगे तो कमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के आंसर की वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ मार्क्स 4। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। सो आंसर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन आर एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इट मीन्स कौन कौन से स्टूडेंट्स बुद्धिस्ट एजुकेशन ले सकते थे। फर्स्ट पॉइंट, लीविंग आउट द चंडाल्स ऑल अदर क्लासेस वर एलिजिबल फॉर एजुकेशन। तो सिर्फ चंडाल्स के अलावा बाकी सारी क्लासेस जो थी एजुकेशन ले सकती थी, बट इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन था कि जो लोग इल, डिसऑनर्ड, अनहेल्दी, हैंडीकैप्ड एंड पनिश्ड पीपल वर नॉट अलाउड फॉर टेकिंग द एजुकेशन, बिकॉज जो लॉर्ड बुद्धा थे वो बिलीव करते थे कि द पीपल हु आर हैविंग गुड हेल्थ कैन ओनली टेक द एजुकेशन। स्टूडेंट्स की प्राइमरी एजुकेशन 6 ईयर्स के एज में स्टार्ट हो जाती थी एंड बाय 20 to 25 ईयर्स वो एलिजिबल होते थे एक मॉन्क बनने के लिए। सेकेंड पॉइंट, प्रव्राज्य सेरेमनी। प्रव्राज्य मतलब गोइंग आउट। इस सेरेमनी में एक चाइल्ड को अपनी फैमिली को छोड़ के संघा ज्वाइन करता है। संघा मीन्स कम्युनिटी ऑफ बुद्धिस्ट पीपल, जो लोग बुद्धिस्ट टीचिंग फॉलो करते हैं। और ये सेरेमनी 8 ईयर्स की एज से पहले नहीं होती थी। नाउ नेक्स्ट सेरेमनी उपसंपदा सेरेमनी। तो यहाँ पे हर एक एजुकेशन की लेवल के लिए कुछ ना कुछ सेरेमनी होती थी। लाइक फॉर हायर एजुकेशन देर वॉज अ सेरेमनी प्रव्राज्य सेरेमनी, देन फॉर भिक्षु एजुकेशन देर वॉज अनदर सेरेमनी दैट इज उपसंपदा सेरेमनी। इट मीन्स अगर किसी को मॉन्क बनना है परमानेंटली, वहीं मोनेस्ट्री में रहना है, तो उसे उपसंपदा सेरेमनी क्वालिफाई करनी होती थी। इस सेरेमनी में 10 मॉन्क्स, एटलीस्ट 10 मॉन्क्स होते थे और जो टीचर है उनका वो भी होता था। एंड सेवरल क्वेश्चंस वाज आस्क्ड टू द चाइल्ड, और चाइल्ड को आंसर करना था अकॉर्डिंग टू हिज आंसर्स वो डिसाइड होता था कि वेदर ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस सेरेमनी और नॉट। अगर वो सिलेक्ट होता था तो फिर उसको 8 रूल्स दिए जाते थे, लाइक ही हैज़ टू ईट प्योर फूड, ही हैज़ टू वेयर सिंपल क्लोथ्स, ही हैज़ टू लिव अंडर ट्रीज। अगर वो इस सेरेमनी को पास कर लेता था, वो ये सारे रूल्स फॉलो कर लेता था, 8 रूल्स, तो वो एक मॉन्क बन जाता था। फोर्थ पॉइंट, करिकुलम ऑफ मॉन्क एजुकेशन। तो मोनास्ट्री में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। बुद्धिज्म एंड इट्स फिलोसफी वॉज टॉट। करिकुलम में उनके लिटरेचर भी इंक्लूड थे, लाइक त्रिपिताका, धम्मा, विनया, सुवंता। वैदिक रिलीजन वॉज टॉट फॉर कंपैरेटिव स्टडीज़। तो बाकी रिलीजन्स भी उन्हें पढ़ाए जाते थे जिससे कि वो अपने रिलीजन को कंपेयर कर सकें। बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स ऑफ मोनास्ट्रीज एंड विहाराज। तो वो वहाँ पे रहते हुए मोनास्ट्रीज की जो भी एसेट्स हैं, लाइक बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ों को सीखते थे। नाउ फिफ्थ पॉइंट, मेथड ऑफ टीचिंग। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज पाली लैंग्वेज, और टीचिंग जो थी लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, लॉजिकल एंड कॉन्फ्रेंसिंग मेथड, सारी चीज़ों ने ओरली पढ़ाई जाती थी। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे वो उनके लिए जो मेथड था वो था डेमोन्स्ट्रेशन, इमिटेशन एंड एक्सरसाइज मेथड। दीज आर द बेस्ट मेथड्स फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज टीचर्स एंड प्यूपिल्स। तो इस पॉइंट में आप खुद से लिख सकते हैं कि हु इज़ द टीचर। ओब्वियसली द मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर द टीचर्स, दोज वर टीचिंग स्टूडेंट्स, एंड प्यूपिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड श्रमन्स। तो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे एट द एज ऑफ 6 ईयर्स, दे वर द प्यूपिल्स। ये पॉइंट आप तब मेंशन करिएगा जब आपको लगता है कि जो वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स नहीं हुई है और आपके पास टाइम है, तो आप इस पॉइंट को ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप इनके बीच का रिलेशन बता सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल वॉज लाइक सन एंड फादर। Second question is, Wood's Dispatch is called the Magna Carta of Indian education. So always try to write answers in the form of points only. Wood's Dispatch is a very important educational document. Actually, it was an act of 1854 जो ब्रिटिश रूलर्स ने इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले अप्लाई किया था, and it was presented by Sir Charles Wood to the director of British India Company.
तो ये जो डिस्पैच है, जो डॉक्यूमेंट है, ये सर चार्ल्स वुड के नेम पे ही रखा गया है, वुड्स डिस्पैच। एंड वुड्स वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एट दैट टाइम। और वो चाहते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न नॉलेज है, वो इंडिया में प्रमोट हो। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी इंडियन पीपल हैं उन्हें एजुकेट किया जाए, जिससे कि वो एज अ क्लर्क वर्क करे फॉर ब्रिटिश रूलर्स। बट व्हेन ब्रिटिश रूलर्स लेफ्ट इंडिया आफ्टर फ्रीडम, देन ऑल्सो इंडियंस डिसाइड कि हम इसी मेथड को, इसी एजुकेशन मेथड को फॉलो करेंगे। एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। और इन्होंने रिकमेंड किया था कि 3 यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, दोज आर कैलकाटा, मुंबई एंड मैड्रास, ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट होने चाहिए बाय इस्टेब्लिशिंग पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स बोथ। इसमें इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस, इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस सबको प्रमोट किया था एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन एंड ऑल्सो encouraged प्रोफेशनल एजुकेशन। इट ऑल्सो रियलाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। इन्होंने कहा था कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की सैलरी इंप्रूव होनी चाहिए, उनकी वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होनी चाहिए। अब आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके, थोड़ा सा और इनमें वर्ड्स ऐड करके अपना आंसर 150 वर्ड्स का बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर इज, what do you understand by non-formal agencies of education? Discuss the role of these agencies in providing education. So non-formal agencies of education ऐसे social groups या organizations हैं जो non-formal education provide कर रहे हैं childrens को, youth को and adults. For example, radio programs जो education देते हैं, television channels, television programs जो education provide कर रहे हैं, correspondence education, public libraries, coaching classes like swimming classes, these all are non-formal agencies of education and they are playing very important role in providing education. First point is removal of illiteracy. तो ऐसे लोग जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए या ले पा रहे हैं, वो नॉन फॉर्मल एजेंसीज के थ्रू आराम से पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इनेबलिंग पीपल्स टू लर्न एंड अर्न। तो जो लोग हैं वो साथ ही साथ पढ़ भी सकते हैं और अपनी जॉब भी कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इनेबलिंग स्टूडेंट्स इन जोग्राफिकली रिमोट एरिया टू गेट एजुकेशन। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन ईजीली हो पाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं तो वो, या कॉलेजेस नहीं हैं, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन के थ्रू ईजीली लिटरेट हो सकते हैं। इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू रिफ्रेश एंड अपडेट देयर नॉलेज। और कोई भी पर्सन जो वर्क कर रहा है और अपनी नॉलेज नहीं अपडेट कर पा रहा है, तो थ्रू दीज लाइक रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, थ्रू इंटरनेट प्रोग्राम्स, दे कैन अपडेट देयर नॉलेज। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू सोशली एंड इकोनॉमिकली नेग्लेक्टेड सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे लोग जो सोशली वीक हैं या इकोनॉमिकली वीक हैं और एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, दे कैन ऑल्सो टेक एजुकेशन, दे कैन बिकम लिटरेट बाय दीज non-formal agencies of education. So for example, YouTube channels, those are providing you the educational knowledge. These all are non-formals. These will be the part of non-formal agencies only. Question 4. Macaulay's Minutes gave a new direction to history of education in India. Discuss it. What is Macaulay's Minutes? जैसे वुड्स ने अपने थॉट्स रखे थे फॉर इंडियन एजुकेशन, उनकी जो प्रपोज़ल था उसको बोला गया था वुड्स डिस्पैच। ऐसे मैकॉले ने भी अपने पॉइंट्स रखे थे कि इंडिया में कैसे एजुकेशन होनी चाहिए, फिर वो फॉलो हुए वही पॉइंट्स, तो उन्हें हम बोलते हैं मैकॉलेज मिनट्स। नाउ हु इज़ लॉर्ड मैकॉले? ही वॉज अ लॉ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही केम टू इंडिया इन 1834. He was appointed the chairman of the General Committee of Public Instruction by William Bentinck, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंक। उन्होंने लॉर्ड मैकॉले को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। मैकॉले का बिलीव था कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर जो है वो पूरे वर्ल्ड में सुप्रीम है। तो जब वो इंडिया आए तो उस टाइम पे इंडिया में कंट्रोवर्सी चल रही थी बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो इंडियन एजुकेशन
में बिलीव रखते थे कि इंडियन लिटरेचर फॉलो होनी चाहिए, इंडियंस को इंडियन लिटरेचर पढ़ाई जानी चाहिए। एंड इंग्लिशिस्ट का बिलीव था कि इंग्लिश लिटरेचर और मीडियम ऑफ एजुकेशन जो होनी चाहिए वो इंग्लिश होनी चाहिए। तो इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए। तो जब मैकॉले आए तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को सेटल डाउन किया बाय गिविंग हिज मिनट्स, और उन्होंने जो भी ये पॉइंट्स दिए उनको अभी तक, उनके बहुत सारे पॉइंट्स अभी तक फॉलो किए जाते हैं। और कुछ इंडियंस मानते हैं कि उनकी जो भी पॉइंट्स थे जो फॉलो हुए उससे आज हम जो भी हम अभी हमारी एजुकेशन है, जो भी हमारी ग्रोथ हुई है, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। Now, what was his contribution in history of Indian education? He laid the foundation stone of Western system of education in Indian soil. इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को वही लेके आए, उनके प्रपोजल के वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए। और जो वुड्स ने अपनी थ्योरी दी थी वो भी इनके बाद ही उन्होंने अनाउंस की। जो वुड्स डिस्पैच है, जब मैकलॉज ने अपने ये पॉइंट्स रखे उसके बाद ही वुड्स डिस्पैच आया। He opened door of Western science and literature for the Indians. He brought an end to Orientalist and Anglicist controversy in India. तो उनके आने से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थी, जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी, वो सारी सॉल्व हुई। और उन्होंने बताया कि किस तरह से वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न साइंस को हम इंडिया में पढ़ा सकते हैं। और इंग्लिश के ऊपर उन्होंने इसलिए इतना फोकस किया क्योंकि इंग्लिश के बिना पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि इंडिया के लोग बाकी कंट्रीज़ के लोगों से भी इजीली कम्युनिकेट करने लगे, ट्रेडिंग बहुत इजी हो गई। मैकॉलेज ने ये पॉइंट भी रखा था कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाया जाता है इंडियंस को, तो सारा जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट करेगी। ब्रिटिश रूलर्स प्रोवाइड करेंगे मनी फॉर प्रोवाइडिंग दिस एजुकेशन। उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स अपने किए गवर्नमेंट से, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिशिस्ट। तो उन्होंने ऐसे अपने ओपिनियन रखे कि गवर्नमेंट भी रेडी हो गई कि ठीक है, इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, इंग्लिश स्कूल्स ओपन होंगे और वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाएगी। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने डिक्लेयर किया दैट यूरोपियन एजुकेशन विल बी टॉट टू इंडियंस थ्रू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। और जब ये नई पॉलिसी बनी तो फिर चार्ल्स वुड ने इस एजुकेशन पॉलिसी को डिक्लेयर किया इन 1854। तो आप देख सकते हैं कि मैकॉले ने कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में। और वो जो हमने पढ़ा था लास्ट वाले आंसर में भी कि वुमेन एम्पावरमेंट, मास एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप मैकॉले इस मिनट्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882? आप क्वेश्चन पेपर पे देखेंगे तो वो 1982 लिखा है, दैट इज मिस प्रिंट। रिगार्डिंग प्राइमरी एजुकेशन, सो इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882 इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर कमीशन। और इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन तीनों के लिए रिकमेंडेशन दी है। तो फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो आप बाकी दोनों की भी रिकमेंडेशन पढ़ लेना एग्जाम के लिए। फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन इज इट शुड बी रिगार्डेड एज द एजुकेशन ऑफ मासेस। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी एबल टू ट्रेन द पीपल फॉर सेल्फ डिपेंडेंस। उसमें हायर एजुकेशन के लिए लोगों को नहीं प्रिपेयर किया जाता है, उसमें ऐसा कोर्स होता है कि लोग अपने आप अपने वर्क कर सकें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी एजुकेशन शुड बी देयर मदर टंग। तो इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं अपनी मदर टंग में। स्कूल इक्विपमेंट शुड बी इकोनॉमिकल, दे शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव। स्कूल्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स शुड बी एस्टेब्लिश्ड। तो जो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी स्कूल्स इस्टेब्लिश्ड होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग रेगुलरली होनी चाहिए। स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर द ट्राइबल एंड बैकवर्ड पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो जहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे स्कूल नहीं है, तो उन्हें प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पे वो प्राइमरी स्कूल्स खोलें और टीचर्स को भेजें और वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करें। करिकुलम शुड इंक्लूड
यूजफुल सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। तो एग्रीकल्चर और ये बाकी ऐसे यूजफुल सब्जेक्ट्स पढ़ के वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, तो ऐसा करिकुलम बनाया गया है जिससे कि लोगों को खुद से अपना वर्क कर सकें। 8th पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स शुड बी मेड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। तो आप देखते होगे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में या हर स्टेट में, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो गवर्नमेंट करती है। तो इट वाज रिकमेंडेड बाय इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑफ 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन डिफेक्ट्स और यू कैन से डीमेरिट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ मुस्लिम पीरियड। तो मुस्लिम पीरियड के टाइम पे जो भी एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या मेन डिफेक्ट्स थे। फर्स्ट डिफेक्ट इज डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमिक असिस्टेंस। इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड टू मनी, असिस्टेंस मीन्स हेल्प। तो जो मनी मॉनेटरी हेल्प देने में वो क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे। किसके बीच में, जो हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे और जो मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे इनमें डिस्क्रिमिनेट करते थे। एक्सेप्ट मुग़ल एम्परर अकबर, बाकी जितने भी मुस्लिम एम्परर्स थे वो मदरसाज, मकताब्स, इन सब के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते थे, उनको मनी प्रोवाइड करते थे, बट हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई भी हेल्प नहीं करते थे। सेकेंड पॉइंट, अटैक ऑन कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इन द मिडिवल पीरियड अकबर के अलावा जितने भी मुस्लिम एम्परर्स थे वो सब चाहते थे कि जो भी इंडियन एजुकेशन है वो इस्लामिक रिलीजन और कल्चर पढ़ाए। हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प भी नहीं करते थे, इवन दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दीज इंस्टीट्यूशंस। इवन दे अटैक्ड ऑन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। इवन उन्होंने ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम पे भी अटैक करने की कोशिश की, हाउएवर इट गॉट सर्वाइव्ड। थर्ड पॉइंट, मेन एम ऑफ एजुकेशन टू प्रोपगेट इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर। तो जैसे हमने सेकेंड पॉइंट में भी पढ़ा था कि वो ब्राह्मणिक एजुकेशन, हिंदू एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, एंड दे वांट कि सारी जगह इस्लामिक रिलीजन और कल्चर से रिलेटेड ही एजुकेशन हो, जो कि हिंदूज़ को इनटॉलरेबल था। डिसरिगार्ड टू इंडियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड फिलोसफी। अकबर से पहले जितने भी मुस्लिम एम्परर्स थे उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर, फिलोसफी को पढ़ाया ही नहीं कभी भी इंस्टीट्यूशंस में। दे वर नॉट गिविंग दैम इम्पोर्टेंस। बट जब अकबर आया इन रूल, then he organized education of Indian languages, literature, religion and philosophy in some madrasas. बट देन औरंगजेब के आते ही फिर से ये सारी चीज़ें, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस, लिटरेचर पढ़ाई जा रही थी, जो अकबर के टाइम से पढ़ाना स्टार्ट हुआ था, वो फिर से बंद हो गई थी। तो दिस वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मुस्लिम पीरियड, कि जो इंडियन की लैंग्वेज, इंडियन के लिटरेचर, फिलोसफी थे, वो लोग पढ़ ही नहीं पा रहे थे। इंडियन पीपल वर नॉट एबल टू स्टडी इंडियन लैंग्वेजेस। Next, foreign languages were medium of instructions. Foreign languages like Arabic and Persian were made compulsory in maktabs and madrasas. तो सारे जो भी हिंदूज़ थे उनके लिए अरेबिक और पर्शियन पढ़ना एक एक्स्ट्रा बर्डन था, इस वजह से मास एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, एम्फेसिस अपॉन रोट लर्निंग। तो जो मदरसास थे, मकताब्स थे, उनमें उन्हें कुरान और इस्लामिक टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट्स और सूफीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जिससे कि जो बच्चे थे उनकी एनर्जी ये सारी चीज़ें रटने में ही जा रही थी। दे वर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। नेक्स्ट, रिप्रेसिव डिसिप्लिन। इन मेडिवल पीरियड टीचर्स वर लाइक डिक्टेटर्स। अगर बच्चा थोड़ी सी भी मिस्टेक करता था तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता था, लाइक नील डाउन, स्टिक से मारना, थ्रैशिंग, स्टैंडिंग, ऑल दीज। जैसे पहले, अभी कुछ टाइम पहले भी चलता था, बट अब स्कूल्स में सारे जो पनिशमेंट्स हैं वो बंद हो गए हैं। बट उस टाइम पे छोटी सी मिस्टेक के लिए भी जो है ये सारी पनिशमेंट्स दिए जाते थे। तो अगर हम अभी की बात करें तो इस टाइप के डिसिप्लिन को रिप्रेसिव डिसिप्लिन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेग्लेक्ट ऑफ मास एजुकेशन। जो मुस्लिम एजुकेशन थी वो पूरी की पूरी फॉरेन लैंग्वेज में थी और रॉट लर्निंग पे बेस्ड थी। तो इसीलिए जो भी हिंदूज़ थे वो इस एजुकेशन को लेना ही नहीं चाहते थे, और जिनको बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए थी
वही लोग इस पे फोकस्ड रहते थे, वही लोग इस एजुकेशन को ले रहे थे. सो मास एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं थी मुस्लिम एजुकेशन में. दे नेग्लेक्टेड वुमेन एजुकेशन, नैरो फॉर्म ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन. तो रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़ के नाम पे सिर्फ इस्लामिक जो भी लॉज होते हैं वही पढ़ाए जाते थे, बाकी जो भी रिलीजन है उनको नहीं पढ़ाया जाता था. सो दीज ऑल आर द डिफेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, कि जितना भी था वो सब फॉरेन लैंग्वेजेस, जो मुस्लिम लैंग्वेजेस हैं वही पढ़ाई जाती थी, मुस्लिम के लॉज पढ़ाए जा रहे थे, उन्हीं के रूल्स फॉलो हो रहे थे, और इतना ज़्यादा पनिशमेंट था कि बच्चे वहाँ पे जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे. सो इट वॉज़ लाइक अ बर्डन.